ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने पब्लिक एड पे। तो पब्लिक एड में आपका जो ठीक है उस पर बाद में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या हम लोग को आज बात करना है। तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है उसमें दूसरा टॉपिक है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप प्रशासक बनेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व यही होगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाए। कोई भी किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का सबसे पहला काम ही होता है कि प्रशासन को कैसे चलाया जाए, क्योंकि वो प्रशासन का हिस्सेदार होता है, प्रशासन में भागीदार होता है और प्रशासन का निर्वाहक भी होता है। हमको और आपको पता है कि सरकारें आती है जाती है, हर 5 वर्ष पे कोई नई सरकार आ जाएगी, बदल जाएगी, सरकार के मंत्री बदल जाएंगे, प्रतिनिधि बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, क्योंकि जनता का मन बदलता है तो सरकार बदल जाता है। लोकतंत्र की अनोखी विशेषता है या अनोखापन है। लेकिन ये जो प्रशासक लोग होते हैं जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, ये लंबे समय तक रहते हैं और जो पहले की सरकारें जो फैसला ली है उनको भी जारी रखते हैं और नई सरकारें जो आती है और वो फैसला लेती है तो उनको भी एग्जीक्यूट करती है। तो प्रशासक हमेशा बने रहते हैं, सरकार आती है जाती है। इसीलिए केंद्रीय प्रशासन हमारा सिलेबस में है। केंद्रीय प्रशासन के कई एलिमेंट्स हैं या कई आयाम हैं या अंग कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। आपके सिलेबस में जेपीएससी में मुख्यतः 4 अंगों के बारे में चर्चा की गई है। पहला है 4 कर रहे हैं 5 की चर्चा की गई है। केंद्रीय प्रशासन के 5 अंग या कंपोनेंट्स या पार्ट्स, इन्हीं से मिल करके पूरा प्रशासन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। कौन कौन? सबसे पहला है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय पहला टॉपिक है। दूसरा प्रशासनिक इकाई आपका है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यानी मंत्रिमंडलीय सचिवालय। इसको हिंदी में कहा जाता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय। दूसरा आपका टॉपिक है। तीसरा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय, ये बड़ी पावरफुल ऑफिस है। इसको आप सुपर कैबिनेट भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत का सबसे ताकतवर कार्यालय है ये। जो चाहेगा वो कर देगा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं और प्रमुख होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में प्लानिंग कमीशन दिया है, तो आपको प्लानिंग कमीशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके जगह पे नीति आयोग पे ज्यादा फोकस करना है। तो प्लानिंग कमीशन चेंज करके नहीं है, चेंज नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम सिर्फ चेंज करके नीति आयोग नहीं किया गया है, ये गलत है। फंक्शन भी चेंज हो गया है। नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, अब प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी कर रहे, एग्जीक्यूटिव बॉडी था वो, इसलिए वो और ये में जमीन आसमान का अंतर है। प्लानिंग कमीशन की वजह से रीजनल इम्बैलेंस होने लगा था, क्षेत्रीय असमानता, असंतुलन विकसित होने लगा था। वो फंड भी रिलीज करती थी, स्कीम भी बनाती थी और भेदभाव भी करती थी दूसरे राज्यों के साथ। केंद्र में और राज्यों में अगर अंतर होता था कि केंद्र में किसी और की राज्य सरकार है और राज्य में किसी और की, तो भेदभाव भी होता था। तो वो अलग चीज है प्लानिंग कमीशन। एक तरह से बहुत सारे विकास का जिम्मेवारी उसी के ऊपर था। लेकिन ये जो नीति आयोग है, ये थिंक टैंक है, ये दिमाग देती है, केंद्र की सरकार को, विभिन्न मंत्रालयों को योजना देती है, स्कीम बताती है, स्ट्रैटेजी बताती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है, ये सब काम करती है ये नीति आयोग। ये काम खुद नहीं करती है, आपको एडवाइस देती है। थिंक टैंक है, थिंक टैंक सोचती है यह और आपसे करवाती है कि ऐसे ऐसे करो। चाहे राज्य की सरकार हो, पंचायत लेवल तक इसकी योजना है, पंचायत लेवल तक आपको सलाह देगी, पंचायत से लेकर के यूनियन गवर्नमेंट तक। तो प्लानिंग कमीशन नेक्स्ट है, आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग हिंदी में इसको कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज फिनांस कमीशन, वित्त आयोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमी में भी चलता है, पब्लिक एड में भी चलता है, पॉलिटी में भी आता है, लेकिन थोड़ा सा सब में अंतर हो जाता है इसका। आपका अप्रोच में आंसर राइटिंग जब करेंगे तो उसका अप्रोच थोड़ा सा बदल जाएगा। वित्त आयोग। तो ये कुछ मेजर्स चैप्टर है जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना है। ये सब के सब यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट्स हैं। इन सबों को मिलाकर के केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है। अब स्टेट में अगर जाओगे तो ये सब कुछ है स्टेट में भी। इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ राज्य में भी है। यहाँ पे राज्य सचिवालय होता है, स्टेट सचिवालय, राज्य मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, इसीलिए इसी तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है। इसी तरह से राज्य योजना आयोग होता है या जिला योजना आयोग, उसी के ये होता है। जो समय समय पर रिकमेंडेशन विकास के कार्यों से संबंधित राज्य सरकार को देती है। ठीक है, वित्त आयोग एक ही होता है, फिनांस कमीशन, जो सेंटर और राज्य दोनों के बीच में काम करती है और सेंटर और राज्य के बीच करों के बंटवारा को लेकर के हर 5 वर्ष पर सलाह देते रहती है, 5 वर्ष के लिए, कि कर राजस्व का जो बंटवारा है कैसे किया जाए, कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए, कितना हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखे, ये सारी बातें करती है। सो दैट्स वाई ये 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या 5 ऐसे मेजर्स
एग्जीक्यूशन बॉडी है जो पूरे गवर्नमेंट को चलाती है। अब सरकार कोई भी हो, चाहे किसी की भी सरकार आए, ABCDEF, जो भी आप सरकार की कल्पना कर ले। अभी अगर बीजेपी है, कल कांग्रेस आए, कल एनसीपी आए, आप आए, झाप आए, जो भी आए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बॉडी हमेशा निरंतर रहेगा, काम करते रहेगा, चाहे कोई भी आए। इसको हम प्रशासन से कभी हटा नहीं सकते हैं। याद रखो, इतिहास में भी पढ़ना, इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे, जब भी कोई नए राजवंश शासन में सत्ता में आता था या कोई इन्वेडर आक्रमणकारी भारत में आता था, तो तब तक परमानेंट नहीं हो पाता था जब तक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप खड़ा नहीं कर पाता था या खड़ा नहीं कर पाता था। तो सफल होने के लिए किसी भी मोनार्कियल स्टेट हो या मोनार्कियल पैटर्न का गवर्नमेंट हो या फिर डेमोक्रेटिक पैटर्न का गवर्नमेंट हो, उसका जो हड्डी है, बोन है या स्टील है, फ्रेम है, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही है। यही जनता के साथ सीधे रूबरू होता है, इसी से जनता का सरोकार होता है। सरकारें जनता से सीधे नहीं जुड़ती हैं, उनका जो प्रशासनिक तंत्र है उनसे जनता का डेली रूबरू होता है। किसी भी चीज को लिए, किसी भी सेवा के लिए जनता को इन्हीं के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या कि ये सारे के सारे अपना एक अपन हायरार्की बनाए हुए हैं, पद सोपान बनाए हुए हैं। और आप लोग भी जब सिविल सर्विस में सिलेक्शन पाते हैं तो ये सब में आप भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं, आप भी इसी के अंग हो जाते हैं, हिस्सा हो जाते हैं, आप भी इसी प्रशासनिक इकाई के भागीदार हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। दिल्ली में है इसका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजधानी में होता है। राष्ट्र की अगर बात करें तो राष्ट्र की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट राष्ट्र की राजधानी में होता है। राज्य की बात करें तो राज्य की राजधानी में होता है। जैसे पटना में जाएंगे, रांची में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सभी राज्यों के राजधानी में उस राज्य की सचिवालय और केंद्र सरकार के उस सरकार की जो राजधानी है भारत की सरकार की, उस राजधानी में ही ये सेक्रेटेरिएट होते हैं। देन अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, ये सारी बातें हम बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब सबसे पहले तो ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये समझ लीजिए। यहाँ पे केंद्रीय का मतलब है यूनियन या केंद्र। जैसे भारत में शासन का जो केंद्र है, सरकार का जो केंद्र है, पूरे भारत के शासन का केंद्र, उसको क्या कहा जाता है? यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे भारत के शासन का केंद्र होता है। भारतीय शासन प्रणाली का या भारत की सत्ता का केंद्र होता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, मुख्यालय यानी कि राजधानी दिल्ली में है। यहीं पे ये सत्ता भोग करती है और यहीं से पूरे भारत को नियंत्रण में करती है। इस सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं पूरे देश भर के संसदीय क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। टोटल कितना सीट है? संसदीय सीट कितना है टोटल? लोकसभा के चुनाव में कितने सीट चुने जाते हैं? वेरी गुड। तो लगभग 545 लोग सीधे चुन करके देश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से आते हैं। हर एक राज्य का अपना एक लिमिटेड संसदीय पार्लियामेंट्री क्षेत्र होता है, एक निर्धारित संख्या होती है। किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? बाई या पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कितना है उसके आधार पर जनप्रतिनिधि निर्धारित किए जाते हैं। और इसका भी समय समय पर डिलिमिटेशन होता है, यानी परिसीमन होता है
परिसीमन किया जाता है। क्या होता है परिसीमन? शायद हम लोग पॉलिटी में पढ़ाए नहीं आप लोगों को, लेकिन पढ़ेंगे। परिसीमन किया जाता है यानी पुनर्निर्धारित किया जाता है कि अगर मान लो जनसंख्या ज्यादा हो गया और रिप्रेजेंटेटिव उतना ही है, हाँ 550, प्रेजेंट में 545 का ही चुनाव होता है, और जो बाकी सीटवा है वो काहे के लिए है पता है? बताओ। जो पाकिस्तान हमारा क्षेत्र ऑक्यूपाइड कश्मीर ले जा करके रखा है, वहां तो चुनाव नहीं होता है ना, वो तो वो अपने कब्जे में रखा है। जिस दिन उसको हम वापस ले लेंगे तो फिर हमारा वहां से जनप्रतिनिधि खड़ा होगा और संसद में चुन करके आएगा। इसके लिए वो तो जबरदस्ती छीन के ले गया है ना। हाँ, जिस दिन वो आ जाएगा तो फिर वहां से होने लगेगा। ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में बीत रहा था, जिसको वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं और इसको गुलाम कश्मीर कहते हैं। क्या? तो तुमको कौन बोल रहा है तुम कश्मीर जाओ? तुमको तो फूक देगा सब, तो तुम ऐसे ही उड़िया जाएगी। तुमको जाने का कौन बोल रहा है? तो मत जाओ, तुम देवघर के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाओ, मस्त रहो। उसके लिए है ना युवा, देश के युवा हैं, वहां खड़े हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। जो तंदुरुस्त लोग हैं जाएंगे। तो समय समय पर डिलिमिटेशन किया जाता है, और जनसंख्या अगर बढ़ती है तो संसदीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। जैसे अभी जो हमारा जो नया संसद बनाया गया है, सेंट्रल विस्टा जिसको कहा जाता है, हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है, वो क्यों बनाया गया है पता है? क्योंकि आने वाले समय में डिलिमिटेशन होने वाला है, परिसीमन। और परिसीमन होगा, पढ़ेंगे हम लोग डिलिमिटेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों लाया जाता है। तो 145 करोड़ की आबादी में जनप्रतिनिधि बढ़ जाएंगे। हो सकता है 545 की जगह पे 800 पहुंच जाए, 900 पहुंच जाए संसदीय सदस्यों की संख्या या सांसदों की संख्या। इसीलिए तो ये यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे भारत के क्षेत्र से संसद सदस्य चुन करके आते हैं, और यहाँ पे मेजोरिटी जिसकी होती है वो सरकार बनाती है। यानी जिसका 273 सीट आ गया, देन वो फुल मेजोरिटी में वो दिल्ली की सत्ता का भोग करती है, और सारे के सारे प्रशासनिक इकाई का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में होता है। क्लियर है? वो जो चाहेंगे यही ये यूनिट्स वही काम करेगी जो सरकार चाहेगी, क्योंकि सरकार के इच्छाओं का कार्यान्वयन या सरकार के इच्छाओं को साकार करना ही उनका उद्देश्य है। इसी के लिए उनको रखा गया है। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो सचिवालय है केंद्रीय सरकार की, उसी को कहा जाता है यूनियन सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट क्या होता है? यूनियन या सेंट्रल तो समझ गया, सेंट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इसका मतलब आप समझ गए। हिंदी में इसको केंद्रीय कहते हैं। अब केंद्रीय यानी कि यहाँ पे केंद्रीय कहने का मतलब है केंद्र की सरकार। अब दूसरा टर्म है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय क्या है? तो सचिवालय दरअसल सचिवों के कार्यालय को कहा जाता है। सचिवों के कार्यालय यानी सचिवालय में अगर आप जाएंगे तो जो भी अधिकारी मिलेगा वो सब के सब सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा। सब के सब सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इस तरह के अपर डायरेक्टर, इस तरह के लोग मिलेंगे। वो कौन लोग होते हैं? वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब आईएएस होते हैं। जितने सीनियर आईएएस हैं वो सब के सब यहीं पे मिलेंगे। 10 साल 15 साल फील्ड वर्क करने के बाद, जिला स्तर पर कार्य करने के बाद, राज्य की सेवाओं, राज्य कैडर से बाहर निकलने के बाद वो सेंटर के में चले जाते हैं वहां सेवा देने के लिए, और दिल्ली में पूरा जीवन बिता देते हैं। पॉश इलाका होता है एकदम कार। अब लाल बत्ती नहीं है, नहीं तो लाल बत्ती लगा के
मोह करते हुए चलते हैं। चाहे किसी की भी सरकार है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न तो उनके ओहदा से, न तो उनके प्रभाव से, न तो उनका ग्लैमर से, चमक धमक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा सूट बूट में एकदम अप टू डेट मिलेंगे। असली बाबू यही होते हैं। नेता अधिकारी तो इनके सामने कुछ होते ही नहीं। बहुत पैसा इनके पास होता है। इनके परिवार के सभी सदस्य अधिकतर विदेश में चले जाते हैं। ये सेवा देते हैं, सेवा देने के बाद कुछ लोग सन्यासी भी हो जाते हैं और गांव भी लौट आते हैं और खेती बाड़ी भी करने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और कुछ लोग देश छोड़ करके चले जाते हैं, इतना पैसा गबन करते हैं। तो बहुत एक तरह से देखा जाए तो देश का सबसे रियल में जो पावर को एंजॉय करता है यही लोग हैं। जब चाहे तब जिस चाहे नेता को ये लोग बेवकूफ बना सकता है। नेता तो बेचारे ग्राउंड लेवल से आते हैं, देहात से बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कुछ ज़्यादा अनुभव होता नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे आपके जो नेता हैं वो सब के सब आईएएस ही हैं, अधिकतर आपको मिलेंगे। तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग नेता बन गए हैं। इसीलिए सिस्टम में इतना सुधार हुआ है। वर्तमान की जो मोदी सरकार है, उस सरकार में बहुत काबिल लोगों को उठा करके हाईजेक करके अपने पास रखा है नरेंद्र मोदी। शुरू से ही नरेंद्र मोदी पैदाइशी इतना चतुर स्मार्ट नहीं था। वो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को हमेशा अपने पास रखा है जो रियल में टैलेंटेड थे। चमचा लोगों को नहीं, चमचा लोगों से वो नहीं रखा। जैसे कांग्रेस रखी, कांग्रेस क्यों पतन में गई, गर्क में गई? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चमचा पालती थी। और चमचा का तो काम है कटोरी में जो सामान है उसको निकाल करके बाहर फेंके, आपको खाली कर देगा। लेकिन इसने जो रखा, इन्होंने जो रखा, वो सब के सब काबिल लोग। मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो उन्होंने अपने साथ अच्छे अच्छे अधिकारियों को रखा। जब दिल्ली चले आए तो उनको अपने पास दिल्ली भी बुला लिए। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मतलब यह है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार, सचिवालय का मतलब है सचिवों का कार्यालय। इसी को कहा जाता है सचिवालय। अब ये क्या है, कौन होता है सचिव, क्या है इस चिड़िया का नाम? इसमें कई चीजें आपको जानना है। जैसे कि सचिव कौन होता है, सचिव किसको कहा जाता है, काम क्या है इसका, डेजिग्नेशन क्या है इसका, ओहदा क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना है। कौन है, क्या है, ओहदा क्या है, क्या करता है, ये सारे सवाल आपको सचिव के बारे में जानना है। ठीक है। यही जो बैठते हैं जिस ऑफिस में, इसी को कहा जाता है सचिवालय। जब यानी कि कार्यालय है, ये कार्यालय इनका कार्यालय है। सचिवालय सचिवों का कार्यालय है। अब सवाल ये भी उठता है कि राज्य ये अगर केंद्र में है तो केंद्रीय सचिवालय, यानी केंद्र सरकार की सेवा दे रहे हैं, केंद्र सरकार को सहयोग दे रहे हैं तो केंद्रीय सचिवालय। अगर राज्य सरकार को दे रहे हैं तो राज्य सचिवालय। जो काम केंद्रीय स्तर पर करते हैं वही काम राज्य स्तर पर भी करते हैं, राज्य लेवल पे। जैसे देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री के कार्यों में सहयोग करने के लिए, राज्य के मंत्रालयों को संचालित करने के लिए का दायित्व इन्हीं के ऊपर होता है। राज्य की विधानसभा के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं या जो पहले से नियम और कानून बने हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने का दायित्व इन्हीं के ऊपर होता है। इसी तरह से केंद्र में केंद्रीय सचिवालय के ऊपर होता है। समझ में आया? अब केंद्रीय सचिवालय दरअसल प्रशासनिक पद सोपान में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में सबसे सर्वोच्च संगठन है। अगर आप प्रशासनिक पद सोपान देखें तो कुछ इस तरह से है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की अगर देखें तो ये जो टॉप पे है यही है केंद्रीय सचिवालय। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में सबसे टॉप का जो
ये है, उसी को कहा जाता है केंद्रीय सचिवालय। उसके बाद यही सचिवालय, दरअसल केंद्रीय सचिवालय के बाद अगर देखें तो ये कई, उसके बाद इसका पद सोपान शुरू होता है। केंद्रीय सचिवालय के बाद जिसका प्रमुख होता है सचिव, हर केंद्रीय सचिवालय सबसे, आप समझ लो कि ये है प्रशासनिक पद सोपान का सबसे सर्वोच्च संगठन है। ठीक है। अब इसमें, इस सचिवालय में कई तरह के सचिव होते हैं। दरअसल होता क्या है कि अगर आप देखें तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, एक मिनट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। दरअसल आप भारत सरकार को देखें, अगर इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार, तो अभी वर्तमान में भारत सरकार के टोटल 58 मिनिस्ट्री है, 58 मंत्रालय है। टोटल 58 मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है। क्लियर है। जैसे प्रमुख मंत्रालय अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, जैसे प्रमुख मंत्रालयों का नाम आप देख लीजिए, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इस तरह से सड़क परिवहन, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से लगभग 58 मिनिस्ट्री है भारत सरकार के। और ये मंत्रालय जो है डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट लगभग टोटल 93 डिपार्टमेंट है, 58 मिनिस्ट्री और 93 डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूट है, अभी कार्यरत है भारत सरकार में। अब ये सभी मंत्रालय के एक एक मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मिनिस्टर, मंत्री के जिम्मे मंत्रालय होता है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, इस तरह से आप नाम सुने होंगे, कृषि मंत्री। कई बार सरकारें जो होती है अपने मंत्रालय को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती है, तो क्या करती है कि एक ही मिनिस्टर के अंडर में 2-3 मंत्रालय दे देती है। जो विश्वस्त और काबिल लोग हैं उन्हीं को दे दिया जाता है, ताकि ज्यादा बोझिल ना हो मिनिस्ट्री। ज्यादा मंत्री रहेंगे तो अलग अलग तरह से डिसीजन लेंगे, अलग अलग तरह से उनकी कार्य प्रणाली होगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, सरकार के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा हो। जैसे हम लोग जानते हैं 9 को जोगी मठ उजाड़ देता है, ज्यादा लोग हो जाते हैं किसी चीज में तो फिर, तो इसलिए सरकार ये सोचती है कि कम से कम हम मिनिस्ट्री रखें। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो प्रवृत्ति चल रहा है सरकार का, जो सहयोग, समर्थन और गठजोड़ पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन सरकार को अपना मंत्रालय बढ़ाना पड़ता है। और जो सहयोगी दल है उसके भी किसी प्रतिनिधि को जितना उसका सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है सरकार में, जितना उसके सांसद हैं सदन में, उसके अनुपात में अपना बार्गेनिंग करके मंत्रालय सौंपी जाती है। सामान्यतः कोalition गवर्नमेंट में जितना सहयोग होता है संसद का, गठबंधन पार्टी का, उसी अनुसार से उसी महत्व का मंत्रालय दिया जाता है, समझौता करके, बार्गेनिंग करके।
वर्तमान में कुल 58 मंत्रालय है, 93 डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं। एक मंत्रालय के कई विभाग होते हैं जो हम लोग किसी दिन आपको बताएंगे, तब आपको थोड़ा सा और खुल जाएगा। हालांकि उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दिन आप लोग को बता देंगे कि कृषि मंत्रालय है तो उसका भी 3 विभाग है, समझ में आया। तो हर एक मंत्रालय का अपना एक मंत्रालय का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है हर एक मंत्रालय का। जो मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो होता है मंत्री, पॉलिटिकल हेड। मंत्रालय का, सभी मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है मंत्री, पॉलिटिकल हेड। तो दूसरी ओर प्रशासनिक प्रमुख होता है सचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है यही। यानी मंत्री साहब को अपने मंत्रालय से संबंधित कोई भी फैसला लेना हो तो इनसे सलाह मशवरा लेते हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव होता है प्रशासन का। मंत्री साहब तो आज मंत्री बने हैं, 2 महीने के बाद रहेंगे भी नहीं। हो सकता है कि गांव से उठ करके आए हैं, बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करके, और पार्टी में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है और सिफारिश से बन गए मंत्री। तो उनको क्या पता है कैसे सिस्टम चलाया जाता है, सिस्टम में कितना फेरा फेरी होता है, कितना लाम लिफाफा होता है, कितना तामझाम होता है। तो सीट पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो फाइलवा आता है अंग्रेजी में वो इनको बुझाता नहीं है पढ़ने, उनको समझ में नहीं आता है। तो वह कोट पैंट टाई पहना हुआ बंदा आएगा एकदम वेल मेंटेन होकर के। मंत्री महोदय से चेयर पर रहेंगे, वो खड़ा ही रहेगा, लेकिन मंत्री महोदय अंदर से जब तक वो खड़ा रहेगा, मंत्री महोदय ही सांस लेने में भी तकलीफ होगा, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, वो IAS है। वो पढ़ करके अपनी योग्यता से और काबिलियत से वहां पे पहुंचा है, न कि आपकी तरह बरगला करके और जनता को पोलराइज करके बेवकूफ बना करके आया है और पैसा दे करके आया है। नहीं, वो अपनी योग्यता से, काबिलियत से उस मुकाम पे आया है। लाखों लोगों को कंपटीशन में हरा करके बना है IAS। तो बड़ी काबिल होते हैं लोग। तो प्रशासनिक हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सचिव और पॉलिटिकल हेड मंत्री। अब यही दोनों होते हैं प्रमुख। अब ये मंत्रालय डिपार्टमेंट्स में बटे होते हैं, विभाग में। जैसे आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री या मंत्रालय का डिवीजन विभाग में होता है, डिपार्टमेंट में। मंत्रालय के नीचे होगा विभाग या डिपार्टमेंट। अब ये हायरार्की याद रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं पद सोपान की, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। विभाग के बाद होता है सब डिपार्टमेंट, या इसको प्रभाग भी कहा जाता है। प्रभाग नहीं, उप विभाग या स्कंद कहा जाता है। सब डिपार्टमेंट, विभाग के बाद होता है सब डिपार्टमेंट, और इस सब डिपार्टमेंट को उप विभाग या स्कंद कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाला है, स्कंद या सब डिपार्टमेंट। अब इस सब डिपार्टमेंट के नीचे होता है डिवीजन, या हिंदी में इसको कहा जाता है प्रभाग। डिवीजन या प्रभाग। ठीक है। डिवीजन के नीचे होता है ब्रांच, या हिंदी में इसको कहा जाता है शाखा। एक और इकाई होता है ब्रांच के नीचे, वो होता है अनुभाग या सेक्शन। सेक्शन या अनुभाग। अब देख लो, मान लो कृषि मंत्रालय है, अब उसके 3 विभाग हैं। हम पढ़ाएंगे सबका, एक दिन दिखा देंगे आप लोग कितने मंत्रालय हैं, उनके कितने विभाग हैं। तो मान लो कृषि मंत्रालय है, अब उसके 3 विभाग हैं। सपोज इसका 3 डिपार्टमेंट है। अब 3 डिपार्टमेंट के फिर उप विभाग
या आप कह सकते हैं कि सब डिपार्टमेंट, फिर उसका प्रभाग या डिवीजन, फिर ब्रांच, फिर सेक्शन, इस तरह से होता है। अब इसके प्रमुख कौन कौन कैसे कैसे होते हैं ये भी आपको जानना है। तो जो विभाग होता है उसके प्रमुख को भी सेक्रेटरी कहा जाता है या सचिव कहा जाता है। विभाग का जो हेड होता है, प्रशासनिक हेड, उसको भी सचिव कहा जाता है या अपर सचिव या स्पेशल सेक्रेटरी, कुछ भी कहा जाता है। ये तीन नाम से आपको मिलेंगे, सेक्रेटरी या सचिव, अपर सचिव या विशेष सचिव, इस तरह से आपको नाम मिलेगा। ये तीन नामों से जाने जाते हैं जो विभाग के प्रमुख होते हैं, सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, ये विभाग के हेड होते हैं। अब वो विभाग उप विभाग में बटा हुआ है, सब डिवीजन में बटा हुआ है। तो सब डिवीजन का क्या होगा, यहां का जो प्रमुख होता है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी कहा जाता है। उप विभाग के जो प्रमुख होता है उसको संयुक्त सचिव या सहायक सचिव कहा जाता है, एडिशनल सेक्रेटरी। यहां भी सेक्रेटरी है। समझ में आ रहा है बात? ये पहले हायरार्की, ये पहले सचिवालय का हायरार्की समझ लो, फिर सचिवालय के बारे में जानेंगे। ये सब चीज अब कभी भी बातचीत में जब भी आप प्रशासक बनेंगे, चाहे राज्य स्तर पे भी जाएंगे तो इसी तरह का हायरार्की मिलेगा, केंद्र में भी जाएंगे तो इसी तरह का। अगर आईएएस बनेंगे देन आपको हमेशा इससे पाला पड़ेगा। राज्य सरकार के सेवा में जाएंगे तो राज्य सचिवालय में इसी तरह के लोग आपसे मिलेंगे, खाली व्हाइट कॉलर लोग आपको मिलेंगे, एकदम ब्यूरोक्रेट्स लोग। ठीक है, तो उप विभाग सुभद्रा है, सुभद्रा, तो संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, इस तरह के नामों से अभिहित किया जाता है। यहां भी सचिव, यहां भी सचिव, यहां भी सचिव। उसके नीचे अगर आएंगे तो जो प्रभाग होता है इसके प्रमुख को भी या तो डायरेक्टर कहा जाता है या फिर उप सचिव भी कहा जाता है, या तो डायरेक्टर या निदेशक, निदेशक या उप सचिव भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख होते हैं, डिवीजन के जो प्रमुख होते हैं, या तो उप सचिव कहे जाते हैं या फिर डायरेक्टर कहे जाते हैं। अलग अलग नाम रखा गया दिया जाता है, जैसे डीएम और डीसी, उसी तरह से डायरेक्टर कहे जाते हैं, निर्देशक या फिर उप सचिव। ये प्रभाग या डिवीजन के प्रमुख होते हैं। उसके नीचे आता है ब्रांच यानी शाखा। ब्रांच का जो प्रमुख होता है उसको अवर सचिव या अपर सेक्रेटरी कहा जाता है, अवर सचिव या अपर सेक्रेटरी। ठीक है, और जो सबसे निचला विभाग का, सबसे मंत्रालय का, किसी भी मंत्रालय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो सचिवालय में बैठता है, वो सबसे निचला जो डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख होता है सेक्शन, और उसका हेड होता है सेक्शन ऑफिसर या अनुभाग प्रमुख। सेक्शन ऑफिसर या अनुभाग प्रमुख। अब ये आपको तंत्र मिलेगा, जाल, सचिवालय में जब जाएंगे ये सब के सब आपको सेक्रेटेरिएट में मिलेंगे। सबसे टॉप क्लास का व्यक्ति ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये।
अब यहाँ पे सबसे पावरफुल मंत्री ये दो लोग, मंत्री और उसके बाद उस मंत्रालय का सचिव, जैसे हेल्थ सचिव, स्वास्थ्य सचिव। अब उस स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में जितने भी विभाग हैं उसके अपर सचिव या स्पेशल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे विभाग में आएंगे तो एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे आएंगे तो डायरेक्टर या अपर सचिव, सचिव, सब सेक्रेटरी, उप सचिव, उसके नीचे ब्रांच आएंगे तो अवर सचिव, और उसके नीचे आएंगे तो सेक्शन ऑफिसर। इस तरह से आपको जाल मिलेगा सेक्रेटेरिएट में, खाली अधिकारी मिलेंगे लाल बत्ती वाले, और ये सब के सब क्लास 1 के ऑफिसर हैं। यही सरकार को चलाते हैं, यही देश को चलाते हैं। आप भी आईएएस हैं, आपका कुछ पंगा हो गया तो आपको यहीं पे फैसला होना है। और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं बड़ी पैसा कमाते हैं, बड़ी पैसा कमाते हैं। पैसा एकदम अंधाधुंध बारिश होता है। लोग चाह जाएगा कि हमको इतना पैसा कमाना है, दिन जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। मंत्री साहब को हमेशा क्लच में ये लोग रखता है। ज्यादा इधर उधर मंत्री साहब करेंगे तो कोई फाइल लीक कर देगा सब। मंत्री साहब चलेगा हाथ से, इसलिए इन लोगों से कोई पंगा नहीं लेता है। रियल पावर यही लोग एंजॉय करता है। ज्यादा मंत्री साहब आए बैठाए बतियाए कि नहीं तो इनका कुछ ना कुछ गलत पेपर के अंदर कुछ गलत चीज कर देगा ये लोग, और वेरीफाई करा देगा आप ही से, आप ही को साइन करना है, ये प्रूफ करना है, करेगा तो मंत्री साहब ने किए हैं। गए मंत्री साहब अंदर से, लग गई ईडी, लग गई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चले गया मैटर लोकपाल में, ऑम्बुड्समैन में चले गया मामला कोर्ट में, जाइए मंत्री महोदय का कैरियर खत्म हो जाएगा। ये लोग से कोई पंगा नहीं लेता, सब कुछ ही लोग को पता होता है, क्योंकि 24 घंटे इन्हीं लोग के पास फाइलें आता है। यही लोग असली जो करता धरता है, यही लोग होते हैं, इसलिए सबसे पावरफुल लोग होते हैं। और दिल्ली के सबसे लुटियन जोन्स में यही लोग मिलेंगे आपको। लुटियन जोन जो एरिया है, जो पॉश इलाका है, इन्हीं लोग आगे चलते चलता है। हमेशा विदेश भ्रमण में भी ये लोग रहते हैं। कुछ ना कुछ बहाना करके सीखने के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए, तो नई ये लाने के लिए विदेश भ्रमण में लगे रहते हैं लोग। पूरा मलाई है इन लोगों का जिंदगी में, पूरा लाइफ एकदम रंगीला है। अब ये लेवल पे लड़के कब पहुंचते हैं? जिनका सिलेक्शन 21 से 24 वर्ष की आयु में हो गया आईएएस में, वो इस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। जो लड़का अपने कैरियर का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उस कार्यकाल में अगर 21 से 24 वर्ष की आयु में अगर उसका सिलेक्शन हो गया लड़का का, तो वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है। जैसे अभी नए नए लड़के जो सेलेक्ट होते हैं, वो सब के सब उनका लाइफ एकदम ब्राइट हो गया है। अब उनसे मिलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, इतने हाई लेवल के वो हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं इसी चीज को कि ये कैसे सृजित होता है। ये जो अलग अलग चीज देखे हैं, इसको देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बना है ये। अब आप देखें कि सबसे जो निचला इकाई है उसको क्या कहा जाता है? अनुभाग कहा जाता है या सेक्शन कहा जाता है। सबसे निचला इकाई सेक्शन है। ये सेक्शन है, इसको हिंदी में अनुभाग कहा जाता है। अब अनुभाग में का प्रमुख आपको पता है कौन है? अब इस अनुभाग में सहायक होते हैं, सहायक अधिकारी, क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं हर एक अनुभाग में। क्लर्क होगा, चपरासी होगा, टाइपिस्ट होगा। टाइपिस्ट भी लिख लो, आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ये लोग होते हैं। एक तो उसका प्रमुख और उसके मदद करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जिसको असिस्टेंट ऑफिसर कह सकते हैं आप। सहायक अधिकारी होते हैं, फिर क्लर्क होता है, फिर चपरासी और टाइपिस्ट, इस तरह के अधिकारी होते हैं। क्लियर है?
ठीक है। ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन क्या होता है, तो दरअसल सेक्शन हर एक विभाग का कुछ विशेष कार्य एक विशेष सेक्शन को सौंपा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट का, जैसा जो हम लोगों ने हायरार्की देखा, तो हर एक मंत्रालय के कई डिपार्टमेंट और हर एक डिपार्टमेंट के कई कार्य होते हैं। तो उनमें से एक कार्य, कोई विशेष कार्य, एक या दो कार्य के लिए एक सेक्शन होता है। तो किसी विशेष कार्य की दायित्व, किसी विशेष कार्य की दायित्व इन पर होती है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि एक विभाग में, या आप कह सकते हैं कि एक शाखा में, एक ब्रांच में कई अनुभाग होते हैं, अलग अलग काम तो अलग अलग विभाग। तो ये किसी एक विशेष कार्य के लिए एक अनुभाग, या आप कह सकते हैं कि सेक्शन होता है। इसीलिए इनको ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं, इसलिए सेक्शन को ऑफिस भी कहा जाता है। इसीलिए इसके प्रमुख को सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। ऑफिस मतलब कार्यालय होता है, यहीं पर कार्य सारा होते हैं। मेन काम जो होता है, जैसे ग्राउंड लेवल का काम, सचिवालय में ग्राउंड लेवल का जो काम जहाँ पे होता है, इसी सेक्शन ऑफिसर में ही होता है, क्योंकि ये हर एक विभाग के, हर एक ब्रांच के अपना अपना काम होता है और वो विशेष कार्य करने के लिए होते हैं। इसलिए सारे कार्यों का बोझ अधिकतर इन्हीं पर होता है। सामान्यतः दो अनुभाग को या सेक्शन को मिला करके एक ब्रांच बनाया जाता है, शाखा बनाया जाता है। सेक्शन ए, जैसे आप स्कूल में देखे होंगे, स्कूल में या कॉलेज में देखे होंगे, जब लड़कों की संख्या या छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो सेक्शन में बांट दिया जाता है। देखे हैं ना आप लोग कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आप लोग को भी अनुभव किया होंगे, हम लोग भी पढ़ते थे तो सेक्शन होता था। क्लास वही होता था, 6 क्लास में है तो 6 क्लास में भी कई सेक्शन में 6 क्लास बटा हुआ, 6A, 6B होता था ना। हाँ, तो ये सेक्शन दरअसल दो सेक्शन को मिला करके, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन दोनों को मिला करके सेक्शन ए और सेक्शन बी, इस तरह से दो सेक्शन को मिला करके एक ब्रांच बनता है, यानी शाखा बनता है। दो सेक्शन को मिला करके सामान्यतः एक ब्रांच बनाया जाता है। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होगा। 2 सेक्शन को मिला करके एक ब्रांच बन जाता है। ठीक है। और जिसका प्रमुख होता है अवर सचिव या अवर सेक्रेटरी। इसी तरह से 2 शाखाओं को मिला करके एक प्रभाग, या आप कह सकते हैं कि एक डिवीजन बनता है। 2 शाखाओं को मिला करके सेक्शन ब्रांच ए और ब्रांच बी को मिला करके एक डिवीजन बनता है, यानी कि प्रभाग बनता है। डिवीजन या प्रभाग बनता है। ठीक है, जो कि सब सेक्रेटरी या उप सचिव के अंडर में होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर देखें तो एक या दो प्रभाग को मिला करके सब डिपार्टमेंट बनता है या अस्कंद बनता है। अस्कंद या डिपार्टमेंट ये दरअसल तब बनाया जाता है जब मंत्रालय का कार्य बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ वर्क है,
या एरिया है, बहुत सारे काम होते हैं। हर एक मंत्रालय के पास बहुत सारे, आप कल्पना करो ना, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी भी मंत्रालय में कई सारे काम होते हैं अलग अलग तरीके के। आप सिंपल स्कूल चलाते हो, देखो स्कूल में कितने सारे काम होते हैं। तो ये तो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है। तो इसीलिए ये स्कंध बनाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि सब डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर होता है डिपार्टमेंट या विभाग। कई स्कंद को मिला करके 2, 3, 4 जितना भी स्कंद है उसको मिला करके डिपार्टमेंट बनता है, विभाग। एक मंत्रालय में 3 विभाग, 4 विभाग, 2 विभाग ऐसे होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से विभाग होते हैं। और इन सारे विभागों को मिला करके एक बन रहा है मंत्रालय या मिनिस्ट्री। और ये सब के सब बैठते हैं कहाँ पे? जहां पे बैठते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय। अगर केंद्र में है तो केंद्र, यूनियन गवर्नमेंट की है तो देन यूनियन या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, स्टेट में है तो स्टेट सेक्रेटेरिएट। समझ में आया? अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल सेक्रेटरी